चालू करते हैं। मैं आज की स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत की तरफ से ये चौथी व्याख्यानमाला कराई जा रही है। मैं थोड़ी सी एक सूचना थोड़ा सा एक आपको बता दूं कि कैसे कैसे हम लोगों ने ये व्याख्यानमाला इस कोविड काल में कराई। सबसे पहली व्याख्यानमाला जो हमारे द्वारा कराई गई थी वो कोविड-19 पर ही कराई गई थी, जिसमें हमारे वैज्ञानिक श्री चंद्रमोहन नौटियाल जी ने ही उसको परिचर्चाकर्ता के रूप में कराया था, जिसमें कैसे कोविड-19 वायरस आया और कैसे वो फैला और किस तरह से बचाव किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पीपीटी के थ्रू और आम जन तक पहुंचाई गई थी। दूसरी जो हमारा व्याख्यानमाला हुई थी उसका विषय था कोविड संकट के दौरान महिलाओं का असाधारण योगदान। ये वाकई में एक बहुत बड़ा विषय था कि इस कोविड काल में महिलाओं ने जो योगदान दिया है उस पर यह परिचर्चा हुई थी। तीसरी जो हमारी परिचर्चा थी वो थी कोविड-19 प्रबंधन, प्रशासनिक तंत्र की बहुआयामी भूमिका व जन भागीदारी, जो कि हमारे आईएएस श्री अरुण कुमार जी उसमें सम्मिलित हुए थे। और ये तीनों जो व्याख्यानमाला है इसके परिचर्चाकर्ता श्री चंद्रमोहन नौटियाल जी थे, जो कि हमारे मध्य में भी उपस्थित हैं। आज जो व्याख्यानमाला होने जा रही है ये व्याख्यानमाला चौथी व्याख्यानमाला है, जो कि श्री अमित शुक्ला जी जो कि न्यूज़ 18 के एंकर हैं उनके द्वारा होगी। अब मैं कार्यक्रम को शुरू कराते हुए सर्वप्रथम हमारे मध्य में व्यवस्था प्रमुख हमारे ब्रज प्रांत के श्री पवन प्रयास जी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे गायत्री मंत्र कराकर व्याख्यानमाला की शुरुआत करवाएं। श्री पवन प्रयास जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत धन्यवाद श्री पवन प्रयास जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे मध्य में श्री दीपक अग्रवाल जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत के, उनसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे मध्य में इस समय जो अधिकारी उपस्थित हैं उनका परिचय हम लोगों से कराएं। और क्योंकि अभी कुछ अधिकारी आने से रह गए हैं, वो भी आएंगे थोड़ी देर में, तो परिचय की दृष्टि में अगर कोई नाम आ भी जाता है तो उनका नाम भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उनसे मेरा अनुरोध है श्री दीपक अग्रवाल जी से कि वे परिचय हम लोगों से संगठनात्मक करवाएं। सर्वप्रथम सभी का सादर आमंत्रण और आभार। सबसे प्रथम मैं आपको श्री डोमेश्वर जी भाई साहब, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती, जो अभी हमारे बीच थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और श्री हरिशंकर जी भाई साहब, ब्रज प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती, वो भी अभी किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं। साथ ही अभी जो हमारे बीच मध्य हैं श्री संजय गोस्वामी जी, क्षेत्रीय संयोजक विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद, और राहुल सिंघल जी, अखिल भारतीय सह संयोजक विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद, और जयंत जी हैं हमारे अध्यक्ष विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत के, जो कि साथ में सचिव भी हैं उत्तर प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के, ज्वाइंट सेक्रेटरी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। उनका जीवन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अलीगढ़ में चलता है, जिसमें ब्लड बैंक, आईवीएफ सेंटर आदि सुविधाएं भी हैं। साथ ही मैं अमित जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और रवि जी से कहूंगा कि आगे की चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीपक अग्रवाल जी। हमारे मध्य में मैं एक परिचय और करा देता हूं। श्री चंद्रमोहन नौटियाल जी उपस्थित हैं, जो कि पूर्व छात्र हैं और साइंटिस्ट भी रहे हैं। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत मुकाम एक हासिल किया है और हमारे मार्गदर्शक भी हैं। तो विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद ब्रज प्रांत उनका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत भी करती है। अब मैं हमारे मध्य में अखिल भारतीय सह संयोजक श्री राहुल सिंघल जी उपस्थित हैं। मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि वह विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद द्वारा
संक्षेप में क्या क्या कार्य किए गए हैं और ये कैसे कार्य कर रही है और कैसे स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला हम लोग कर पा रहे हैं अखिल भारतीय स्तर पर, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालते हुए हम लोगों के मध्य में बताने का कष्ट करें श्री राहुल सिंघल जी। धन्यवाद रवि भैया। हम सबके आदरणीय चंद्रमोहन जी भाई साहब, क्षेत्र के संयोजक श्री संजय जी गोस्वामी, आज के कार्यक्रम के लिए, आज के वेबिनार के लिए मुख्य रूप से उपस्थित श्री अमित जी व ब्रज प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जयंती जी, आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत व अभिनंदन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। आज जैसा रवि भैया ने बताया कि पूर्व परिषद का प्लेटफॉर्म संपूर्ण देश में ही नहीं अपितु तो पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज हम पूरे विश्व में एक नेटवर्किंग के माध्यम से पूर्व छात्रों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने 5,44,000 पूर्व छात्रों को एक पोर्टल पर पंजीकरण कर दिया है। आज हम 5,50,000 की संख्या को क्रॉस कर जाएंगे रात तक, ऐसी एक संभावना है। 19 देशों के पूर्व छात्र उस पोर्टल पर जुड़े हुए हैं, चाहे कनाडा हो, चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अन्य कंट्री हो। ऐसा भी थोड़े दिनों पहले मुझे ध्यान आता है कि एक ओवरसीज एलुमिनीज के साथ में चर्चा कर रहा था, तो उसमें 19 देशों के पूर्व छात्र उस वेबिनार को अटेंड कर रहे थे। तो हमारा ये नेटवर्क देश में ही नहीं अपनी तो संपूर्ण विश्व में फैला हुआ है। दूसरा एक विषय जो स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला के विषय में चर्चा यहाँ पर आई, ये व्याख्यानमाला पिछले समय जब कोविड का समय चल रहा था, कोविड का संकट काल था, प्रथम लहर थी, तो ध्यान में आया कि किस प्रकार हम आपस में संवाद को बनाए रखें। इस संवाद को बनाने के लिए स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला का प्रारंभ हमने पिछले वर्ष किया। उस कड़ी में प्रथम व्याख्यानमाला हरियाणा प्रांत के माध्यम से प्रारंभ हुई और वो चलते चलते फिर तेलंगाना, मध्य भारत, उत्तर प्रदेश, ऐसा अन्य अन्य प्रांतों ने की। अभी कोविड की जो दूसरी लहर चल रही है, इसके बीच में ब्रज प्रांत द्वारा लगातार ऐसे व्याख्यान आयोजित किए गए। जिस व्याख्यान की कड़ी में आज ये ब्रज प्रांत के द्वारा तीसरा व्याख्यान आयोजित है। व्याख्यान भी कह सकते हैं, परिचर्चा भी कह सकते हैं, क्योंकि व्याख्यान तो वो होता है कि जो एक तरफ से बोला और सबने सुना। परिचर्चा वैसा है कि भाई हम ठीक है अनुभव आपस में शेयर करेंगे, तो उसको परिचर्चा भी हम कह सकते हैं। तो इस परिचर्चा की कड़ी में दूसरी परिचर्चा है, पहली अमेठी के डीएम के माध्यम से हुई, आज अमित शुक्ला भैया के माध्यम से हमारे मध्य होगी। तो इसके लिए ब्रज प्रांत का बहुत ही साधुवाद है। अभी हम सब जानते हैं कि जो ये कोविड की दूसरी लहर चल रही है, ये दूसरी लहर ही यहाँ तक रुक जाएंगे ऐसा नहीं। आने वाले समय में तीसरी, चौथी, पांचवी, पता नहीं कितनी लहर आएंगी और कितने संकट का सामना संपूर्ण विश्व में मानव जाति को करना पड़ेगा, इसका अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है। तो इसके लिए अभी अखिल भारतीय स्तर से कुछ कार्यक्रम हमने लिए हैं। पहला कार्यक्रम ये है कि भाई तीसरी लहर आए, तीसरी लहर का प्रभाव किस प्रकार कम हो, इसके लिए पूर्व छात्र परिषद को क्या प्रयास करने चाहिए, तो इसके लिए हम भविष्य में वेबिनार आयोजित करेंगे। ये तो हम सब जानते हैं कि तीसरी चौथी लहर आएगी, कोई वायरस ऐसे तो आता जाता नहीं है, तो लहरें तो आती रहेंगी, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर पाए और उसका समाज पे कितना कम प्रभाव हो, उसकी अवेयरनेस अच्छे से रहे, इसके लिए हम वेबिनार आयोजित देश भर में करेंगे। दूसरा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विषय है। हम जानते हैं कि भारत में एक नई शिक्षा नीति लागू हुई है, मतलब लागू कराने वाले हैं हम, वो पास हो गई है। उसके लिए एक पॉजिटिव वातावरण कैसे देश भर में बने, एक सकारात्मक वातावरण कैसे देश भर में बने, उसके लिए अखिल भारतीय स्तर से जल्दी ही एक वेबिनार हम प्रारंभ करने वाले हैं। ये दो विषय अखिल भारतीय स्तर से हैं। इसके लिए पोर्टल पर लगभग 7,500 डॉक्टर हमारे साथ में रजिस्टर्ड हैं। उन डॉक्टरों के जो पूर्व छात्र हैं देश भर के, और ऐसे ही एजुकेशन के सेक्टर में काम करने वाले लगभग 11,000 पूर्व छात्र पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उनके माध्यम से हम देश भर में इन दोनों विषयों पर एक वातावरण बनाने का काम करेंगे। ये एक अखिल भारतीय रचना है। अब कई बार ध्यान में ये आता है कि भाई पूर्व छात्र पोर्टल पर पंजीकृत तो हो जाए, लेकिन उनसे होगा क्या? अब उसके विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि भाई आप पर्टिकुलर श्री जी बाबा सरस्वती विद्या मंदिर मथुरा के पूर्व छात्र हैं और आप देखना चाह रहे हैं कि भाई मैं जब पढ़ता था तो उस टाइम के पूर्व छात्र मेरे संपर्क में नहीं है। आपने पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत किया, फिर आपको एक आईडी पासवर्ड जो मिलता है, उस आईडी पासवर्ड के माध्यम से जब आप उस पोर्टल में एंटर करते हैं तो आपने यहाँ से रजिस्टर्ड किया, आपके कोई मित्र थे उन्होंने कनाडा से रजिस्टर्ड किया और बैच सेम डाला, विद्यालय सेम डाला। तो आप जब अपने पोर्टल से एंटर करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा वहाँ पे वो आपके बैचमेट करके एक टैब आता है, उस टैब पे क्लिक करेंगे तो बैचमेट आपके जो जो होंगे वो सब ओपन हो जाएंगे, चाहे किसी ने कहीं से भी किया हो। तो इस प्रकार के बहुत प्रभावी पोर्टल है
और इस वेबिनार, इस परिचर्चा के माध्यम से मैं जो भी इसको देख रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा कि इस पोर्टल पर अपने आप को पंजीकृत करने का कार्य अवश्य करें। आज बहुत समय न लेते हुए इस परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए रविकांत जी से निवेदन करता हूँ कि वे आगे कार्यक्रम को बढ़ाएं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सिंघल जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अखिल भारतीय सह संयोजक श्री राहुल सिंघल जी का कि उन्होंने व्याख्यानमाला कब से चालू हुई, कब से प्रारंभ हुई और किस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सारी चीज़ों पर हम लोग कार्य करेंगे, ऐसा विषय हमारे मध्य में रखा। मैं इस परिचर्चा को, इस स्वामी विवेकानंद व्याख्यानमाला को आगे बढ़ाते हुए हमारे मध्य में श्रीमती कीर्ति शर्मा जी बहन जी उपस्थित हैं, जो कि ब्रज प्रांत की उपाध्यक्षा भी हैं। उनसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आज की परिचर्चा करता जो हैं वो हमारी बहन हैं, तो मैं उनको अब मंच दूंगा कि वह इस कार्यक्रम को, इस परिचर्चा कर्ता को आगे बढ़ाएं। श्रीमती कीर्ति शर्मा जी। रवि जी, कीर्ति जी नहीं है क्या? हाँ है। कीर्ति बहन जी, आप माइक चालू कर लीजिए, माइक बंद है। माइक नहीं है कीर्ति बहन जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है वॉल्यूम कम हो, एक बार चेक कर लीजिए। परिचर्चा पता मुझे करनी पड़ेगी, मुझे आती नहीं है, मुझे करनी पड़ेगी। हाँ कीर्ति बहन जी, माइक नहीं आ रहा है आपका, आवाज नहीं आ रही है। आप मोबाइल से ही अगर जुड़ जाए तो अच्छा। हाँ, अब मेरी आवाज आ रही है भैया? हाँ आ रही है। चलिए, धन्यवाद रवि जी। आज की परिचर्चा में हमारे साथ उपस्थित है हमारे पूर्व छात्र एवं न्यूज एंकर अमित शुक्ला जी। आपकी छवि एक बेबाक एवं निष्पक्ष एंकर के रूप में जानी जाती है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर प्रयागराज से हुई है। आपने IIM कॉलेज से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आपको राष्ट्रीय न्यूज चैनल में कार्य करने का कई वर्षों का अनुभव है। वर्तमान समय में आप न्यूज 18 उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड चैनल में न्यूज एंकर के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहे हैं। इससे पूर्व आपने न्यूज नेशन चैनल में लगभग 7 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की है। आपने राम मंदिर शिलान्यास एवं कोरोना महामारी जैसी महत्वपूर्ण खबरों की ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। आप समान रूप से सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। आपकी रुचि लेखन में भी है। आप लघु कथाओं के माध्यम से भी समाज को दिशा प्रदान करते हैं। मेरा विश्वास है कि आपके साथ व्याख्यानमाला की कड़ी में जुड़कर हम सभी आपके अनुभवों एवं विचारों से लाभान्वित होंगे। आज की परिचर्चा को प्रारंभ करते हैं, तो कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपके अनुभव प्राप्त करने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो सर्वप्रथम मैं जानना चाहूंगी कि आप एक सफल एवं लोकप्रिय एंकर हैं। लोग आपको बहुत अच्छे एंकर के रूप में पहचानते हैं। इसका श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? सबसे पहले कीर्ति जी नमस्कार। मेरा आपको और परिचर्चा में जितने लोग जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार। मैं कितना अच्छा एंकर हूँ ये मैं खुद कैसे बताऊं कीर्ति जी, ये तो जो दर्शक देखते होंगे वो तय करेंगे और बाकी आप लोग अपना फीडबैक देंगे, उसके बाद हमें पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा ये मैं अभी आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। कीर्ति जी, जब बहुत छोटा था मैं तो अपने पापा के साथ, हमारे यहाँ दादा को बाबा कहते हैं, तो बाबा के साथ में समाचार देखा करता था। तब शाम 7 बजे लखनऊ दूरदर्शन पे समाचार आया करता था, तो बाबा को समाचार देखने का शौक था, उनके साथ बैठकर मैं भी समाचार देखा करता था। हालांकि तब मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर मैं समाचार की दुनिया में ही आ जाऊंगा, लेकिन ये सपना आप कह सकते हैं कि शायद मेरे भीतर तभी से पल रहा हो या मुझे तभी से वो दिशा मिल रही हो कि आगे चल के मुझे दिशा में आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर पढ़ाई करते करते अचानक मेरे मन में आया
कि जब बचपन में बाबा के साथ बैठकर समाचार देखा करता था, तो क्यों ना बड़े होने के बाद उसी दुनिया में जाया जाए। उसके बाद फिर मैं दिल्ली आया, यहाँ पर मैंने पढ़ाई लिखाई की, मास कम्युनिकेशन किया। उसके बाद फिर सबसे पहली नौकरी मेरी आगरा में लगी एक चैनल में, उसके बाद कानपुर, और उसके बाद फिर मैं लौट कर दिल्ली आया, न्यूज नेशन में नौकरी की। उसके बाद अब न्यूज 18 के साथ में जुड़ गया हूँ। अच्छा लगता है कीर्ति जी, दरअसल ये पैशन था मेरा, और आज पैशन को जब मैं जी रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। एक सुखद अनुभूति होती है कि समाज को मैं कुछ दे पा रहा हूँ। एक समाज के भीतर जो बातें चल रही हैं, अच्छाई हो बुराई हो, उसको टीवी के माध्यम से मैं लोगों के सामने रख पा रहा हूँ, लोगों के सामने सही तरीके से खबरें पहुंचा पा रहा हूँ। ये करके अच्छा लगता है जी। आप जो है सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं, तो संस्कार युक्त विद्यालय है, ऐसा मानते हैं कि बहुत संस्कार बच्चों में आते हैं यहाँ पढ़ने से। तो शिशु मंदिर की ऐसी क्या बात है जो आप कभी नहीं भूलते? संस्कार, आपने खुद ही कह दिया, वो जो संस्कार शिशु मंदिर से मिला वो आज तक हमारे भीतर है। एक बार किसी से मेरी बातचीत हो रही थी कीर्ति जी, तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि शिशु मंदिर में ऐसा क्या अलग पढ़ाया जाता है जो और स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि और स्कूलों में पढ़ाया जाता है नहीं, लेकिन शिशु मंदिर में चरित्र निर्माण किया जाता है। वहां बताया जाता है कि अपने से बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है, नैतिक जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन में कैसे संस्कार के साथ आगे बढ़ा जाता है, कैसे अपने बड़ों का सम्मान किया जाता है, कैसे हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपकी वाणी से, आपके किसी काम से किसी को चोट ना पहुंचे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो कम से कम ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शिशु मंदिर से मुझे जो बचपन में सीख मिली, जो संस्कार मिला, जो चरित्र निर्माण वहां से मेरा हुआ, उसको भी आज वो मेरे जीवन में काम आ रहा है। और मैं दूसरों से जब बातचीत करता हूँ और मुझसे इस बात का जिक्र करते हैं कि आपके बोलने का अंदाज अच्छा लगता है, या फिर आप जिस तरीके से बातों को रखते हैं अच्छा लगता है, तो मुझे खुशी होती है कि ये नींव मेरी शिशु मंदिर में पड़ी, और यही कारण है कि आज मैं इस तरीके से बन पाया। तो शिशु मंदिर से मुझे यही मिला, शिशु मंदिर से मुझे संस्कार मिले और चरित्र निर्माण हुआ। ये मुझे सबसे अच्छा लगा वहां पढ़ाई करके। जी। मीडिया के कंधों पर समाज की एक महती जिम्मेदारी होती है। वह जनता तक हर खबर और ग्राउंड रियलिटी पहुंचाते हैं। कोविड-19 के दौरान भी मीडिया के लोगों ने गांवों और शहरों में जाकर लोगों तक ग्राउंड रिपोर्टिंग की, लोगों तक सही सूचनाएं प्रेषित की। इस समय आप जैसे कोरोना योद्धाओं को आपके सुरक्षा किस प्रकार प्रदान की गई? क्योंकि डर हर किसी को था, लेकिन आप लोग ही ऐसे थे कि जो निकल रहे थे। तो क्या सुरक्षा के प्रबंध थे? अभी सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो तो मैं बताऊंगा कीर्ति जी, लेकिन पिछले साल जब कोरोना ने दस्तक दी हिंदुस्तान में, तब हम सभी के लिए कोरोना नया नया था। जैसे देश के बाकी नागरिकों के लिए कोरोना नया नया था, ऐसे ही हमारे लिए भी कोरोना एक नया विषय था। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण लॉकडाउन किया, तो मीडिया में रहते हुए हम सबके सामने चुनौती थी कि हमें घर से निकलना है, हमें ऑफिस जाना है, क्योंकि हम खबरों की दुनिया में, हमें लोगों तक खबरें पहुंचानी है। लेकिन ये करते हुए अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। हमें नहीं पता था कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन हमारे चैनल ने बहुत सपोर्ट किया। कीर्ति जी, मीडिया में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, न्यूज चैनल्स में वर्क फ्रॉम होम नहीं होता, हमें दफ्तर जाना ही पड़ता है काम करने के लिए। लेकिन पहली बार न्यूज चैनल में ये प्रयोग किया गया कि एम्प्लॉइज को दो टीम में बांटा गया। एक टीम को घर पे रखा गया, उनको वर्क फ्रॉम होम दिया गया। एक दूसरी टीम को ऑफिस बुलाया गया। एक हफ्ते का ये इस तरीके से शेड्यूलिंग की गई कि एक हफ्ते एक टीम घर पे रहेगी और एक हफ्ते दूसरी टीम ऑफिस आएगी। ऐसे करते हुए तो कंपनी की तरफ से बहुत सारे कदम उठाए गए, और दूसरी तरफ अगर हम व्यक्तिगत जीवन में बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से या फिर सभी डॉक्टर्स की तरफ से जो अपील की जा रही थी देश के बाकी नागरिकों के लिए कि आपको सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखना है, आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना है, आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, हम सभी लोग भी वही कर रहे थे। अब की बात करते हैं। इस बार जब कोरोना की दूसरी लहर आई कीर्ति जी, तो बड़ी चुनौती थी। मतलब इस बार अगर डॉक्टर्स चपेट में आ रहे थे, पुलिस वाले चपेट में आ रहे थे, जो कि पिछली बार पहली लहर में बहुत मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे थे, तो हमारे मन में भी एक डर आया। हमारे मन में डर आया कि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी चपेट में आ जाए। और जितना डर अपने आप को लेकर था, उतना ही डर अपने घर वालों को लेकर भी था कि घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, हमारी वजह से अगर वो चपेट में आएंगे तो कैसे करेंगे। क्योंकि एक तरफ हम टीवी पर सभी लोगों को कह रहे हैं कि जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले, कोशिश करें कि आप घर में रहें, लेकिन हमें तो घर से निकलना पड़ रहा है ना, हमें ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो डर हमारे भीतर था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि हमारी कंपनी ने सारी सुविधाएं हमें मुहैया करवाई। एम्प्लॉइज को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ना आना पड़े, इसके लिए उनको कंपनी की तरफ से गाड़ी मुहैया करवाई गई। ऑफिस में मास्क रखे गए कि आपको हर वक्त मास्क लगाए रखना है। सभी को सैनिटाइजर दिया गया कि आपको हर वक्त अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। मतलब बहुत सारी ऐसी सुविधाएं कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करवाई गई, जिसकी वजह से हम मीडिया कर्मी भी अपने आप को सुरक्षित रख पाए। मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव जाता है
और मीडिया के द्वारा कोविड के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं। तो इस दौरान जनता को जागरूक करने के लिए आपकी मीडिया ने जो भी प्रयास किए हैं उनसे कृपया अवगत कराने का हमें कष्ट करें कि कैसे आप लोगों ने लोगों को घर में रहने के लिए कहा, लोगों को सुरक्षा में रहने के लिए कहा। हम शुरुआत से शुरू करते हैं कीर्ति जी। पिछले साल जब कोरोना आया था, जब देश में पहली बार सुना कि लॉकडाउन जैसा भी कोई शब्द होता है, लॉकडाउन में क्या होता है, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि लॉकडाउन कब तक चलेगा, इस दौरान खाने पीने की समस्या आएगी तो क्या करेंगे। ऐसे में मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, क्योंकि हम तुरंत की तुरंत खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं, संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं, तो उसका ज्यादा असर होता है। तो हमें जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद से लोगों को तमाम न्यूज चैनल्स ने ये संदेश देना शुरू कर दिया कि पैनिक मत होइए, पैनिक होने से समस्या का समाधान होगा नहीं, लड़ाई बहुत लंबी है, ऐसे में तैयारी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। रही बात आने वाली समस्याओं की, उसको लेकर सरकार की तरफ से जितने भी कदम उठाए जाएंगे उसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जैसे दैनिक जीवन में हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है कीर्ति जी, आपको भी जरूरत पड़ती होगी कि हर दिन घर में दूध आ जाए, सब्जी आ जाए, तो लोगों के मन में सवाल था कि सब कैसे हो पाएगा। ऐसे में सरकार की तरफ से, लोकल प्रशासन की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे थे, जैसे हम यहाँ नोएडा में रहते हैं तो नोएडा प्रशासन की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे थे, हम उसको टीवी के माध्यम से भी, अखबार के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे थे, बता रहे थे कि आप इतने में से इतने में तक दुकानें खुलेंगी, आप वहां पर जाएंगे तो आपको सामान मिल जाएगा। उसके बाद कोरोना को लेकर जागरूकता की बात अगर हम करें, कीर्ति जी आपको याद होगा पिछले साल जब लखनऊ में कनिका कपूर का केस आया था, वो फॉरेन से आई थी किसी प्रोग्राम में शामिल होकर, उसके बाद जब वो इंडिया आई, उसके बाद लखनऊ पहुंची तो उन्होंने बताया नहीं कि वो कोविड संक्रमित है। ऐसे में जब ये खबर आई तो हम सबकी तरफ से पहला संदेश यही दिया गया कि कोरोना को छिपाना नहीं, इसको बताना है। अगर आप कोरोना संक्रमित हैं या किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आए हैं, उसके बाद आप में सिम्टम्स हो रहा है, तो आप डर मत जाइए कि अगर आपने बता दिया कि आपको कोरोना है तो आपको समाज से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर लोग आपको पूछेंगे नहीं, या फिर क्या होगा, आपको किस नजर से देखा जाएगा। तो इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से, इसके अलावा अखबारों की तरफ से बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया, लोगों को बताया गया कि कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से लड़ना है, कोरोना को छिपाना नहीं है, कोरोना को बताना है, ताकि समय पर आपकी जांच हो पाए और जांच के बाद आपको इलाज मिल पाए, उसके बाद आप स्वस्थ भी हो जाएंगे। हुआ भी वही, उसके बाद जो लोग कोरोना से लड़ाई लड़कर स्वस्थ हुए, कीर्ति जी, ऐसे तमाम लोगों को हमने प्लेटफॉर्म दिया, हमने स्टूडियो में बुलाया, ऐसे तमाम लोगों के साथ हमने परिचर्चा की, ताकि उनके माध्यम से लोगों को पता चल पाए कि लड़ाई ये कठिन तो है लेकिन इसको जीता जा सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि इस लड़ाई को जीत कर आए थे, जब वो हमारे टीवी के माध्यम से लोगों के सामने आए और उन्होंने बताया कि कैसे इस जंग को उन्होंने लड़ा है, डरा नहीं है, डटकर इसका मुकाबला किया है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। जी, उस समय वास्तव में मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जैसा कि आपने बताया कि लोगों को आपने बोला कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि वास्तव में ये छुआछूत जैसी बीमारी है कि हमें बहुत ज्यादा अलग रहने की जरूरत है, लोगों से बताएं नहीं हम कि हमें बीमारी है, नहीं तो लोग हमें बुरी नजर से देखेंगे। तो वास्तव में आपने जो बताया मीडिया का रोल बहुत ही अच्छा रहा इसमें। लेकिन इस समय एक बात और थी कि सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इसने लोगों को अपनी चपेट में ले रखा था और इनके माध्यम से बहुत सारी भ्रामक जानकारियां भी समाज में फैलाई जा रही थी। तो मीडिया ने कैसे इन भ्रामक तथ्यों के विषय में लोगों को अवगत कराया? इसके लिए मैं अभी आपको हाल फिलहाल का एक उदाहरण दूंगा। आप सभी ने देखा होगा कि तमाम ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि कई शहरों में अब जगह नहीं बची है शवों को दफनाने को लेकर। प्रयागराज से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर बताया गया कि गंगा की रेती में बहुत सारे शव दफन कर दिए गए हैं, वहां पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया और अब वो शव जब वहां से पानी की कटान की वजह से बाहर निकल रहे हैं तो पता चल रहा है कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसे में हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि जो सच्चाई है हम लोगों के सामने रखें। हमने अपने रिपोर्टर को ग्राम पर भेजा, हमने उनसे कहा कि वहां पर जो लोग, जो पंडा है, जो पुरोहित है, जो लोग अंतिम संस्कार करवाते हैं, आप जाइए उनसे बातचीत करिए ताकि हकीकत पता चल पाए कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है क्या ये सच है या फिर अधूरा सत्य है। तो हमारे रिपोर्टर वहां पर गए, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की, खासतौर से ऐसे तमाम लोग जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनके दादाजी की डेथ हो गई, इनके भाई की डेथ हो गई, गांव में इतने बड़े पैमाने पर लोगों की डेथ हो गई। तो जो हमारे रिपोर्टर गए वहां पर जाके लोगों से बातचीत की तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, जो तस्वीरें दिखाई जा रही है दरअसल वो सच्चाई नहीं है। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो ये भ्रम फैलाया जा रहा था उसको लेकर हमने एक बड़ा कैंपेन चलाया, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वो भ्रम हमने
उन्होंने लोगों के बीच से दूर किया। उसके बाद आप सभी को मालूम होगा कि वैक्सीन को लेकर कितनी अफवाह फैलाई गई, उसमें बहुत सारी बड़ी हस्तियां भी थी। अगर मैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जिक्र करूं तो गलत नहीं होगा। आप सभी ने देखा होगा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको लगवाएंगे तो मर जाएंगे, इसको लगवाएंगे तो ये साइड इफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से सोशल मीडिया पर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहां पर लोगों को बताया गया कि देखिए भैया वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको खतरा हो जाएगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती थी कि हम ऐसे लोगों को सामने ले आए जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और उसके अच्छे परिणाम सामने आए। उसके बाद अगर वो कोरोना संक्रमित भी हुए तो उस लड़ाई को बहुत आसानी से जीत पाए। हमने ये भी किया, ऐसे तमाम लोगों को हमने मंच दिया जिन्होंने आकर बताया कि वैक्सीन लगवाने से कोई खतरा नहीं है, दोनों ही वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस कोरोना काल में हमने दो स्वदेशी वैक्सीन बनवाई है। ऐसे में आप लोग आगे आइए, वैक्सीन लगवाइए, ना भ्रम में रहिए, ना भ्रम फैलाइए। तो इस भ्रम को भी हमने दूर करने की कोशिश की और इसमें सभी चैनल्स ने करीब न सिर्फ न्यूज़ 18 ने बल्कि सारे चैनल्स ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। और आपने देखा होगा कि टीवी पर आजकल हम एक वायरल टेस्ट करके भी एक शो चलाते हैं हम लोग, जिसमें जो खबरें वायरल हो रही होती हैं उसका हम टेस्ट करते हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हैं। हम बताते हैं कि इस खबरों की सत्यता क्या है, सच्चाई है या फिर अफवाह है। आपको सच जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पर जो अफवाह फैलाई जाती है, जो भ्रम उत्पन्न किया जाता है, उसको हम दूर करते हैं कार्यक्रम के माध्यम से। जी अमित जी, इस समय ना महामारी के दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां, जैसे हमें अपने आहार का ध्यान कैसे रखना चाहिए, हमें जो है इसके बाद में बहुत सारी बीमारियां आई, जैसे दूसरी लहर, अब तीसरी लहर भी आने वाली है, साथ ही ब्लैक फंगस भी आ गया। तो ये जो लहर कोरोना की तीसरी आने वाली है, इससे जनता को मीडिया किस प्रकार आगाह कर रही है कि ब्लैक फंगस से भी बचे, साथ ही साथ तीसरी लहर से भी बचे, क्योंकि दूसरी जो लहर थी इसमें लोगों की जो मृत्यु का दर था वो बहुत अधिक था, इसलिए लोग तीसरी लहर से भी डरे हुए हैं। कीर्ति जी, इसके लिए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही लाइन दे रखी है कि दवाई भी और कड़ाई भी, अभी लापरवाही नहीं बरतनी है। वैक्सीन लगवा दिया इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मार्केट में निकल जाइए, आप मास्क मत लगाइए, आप 2 गज की दूरी का ख्याल मत रखिए। वही काम हम भी कर रहे हैं। हम लगातार ऐसे शोज करते हैं, हम डॉक्टर्स को उसमें जोड़ते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ते हैं, जिनके माध्यम से हम दर्शक से अपील करते हैं, पब्लिक से अपील करते हैं कि अभी लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। खासतौर से हम सभी लोग जानते हैं कि तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा बच्चे संक्रमित होंगे। ऐसे में हमारे बच्चे जो सही तरीके से बता भी नहीं सकते कि उनके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है। कोरोना के जितने भी सिम्टम्स बताए गए कीर्ति जी, हम सभी लोग बड़े हम तो बता पा रहे थे कि हमें बुखार आ गया या हमें सिर में दर्द हो रहा है या फिर हमें ये तकलीफ है, जिसके माध्यम से पता चल पाया कि हमें कोविड के सिम्टम्स हैं। लेकिन हमारे सामने चुनौती है कि अगर बच्चे इसकी चपेट में आते हैं, वो संक्रमित होते हैं, तो वो तो बता भी नहीं पाएंगे। ऐसे में लोगों से आगाह करते हैं कि कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने बच्चों के बारे में सोचिए। ये मत सोचिए कि अभी कोरोना चला गया, क्योंकि देश के बहुत सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो बहुत कम केसेस आ रहे हैं। आप सभी लोग टीवी के माध्यम से हर दिन देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि अब तो आंकड़े बहुत ही कम हो गए, 300 के अंदर आ गए हर दिन के जो आंकड़े हैं। लेकिन टेस्टिंग अभी भी 3 लाख के आसपास हो रही है, तो पॉजिटिविटी दर यहाँ पर बहुत कम हो गई। लेकिन देश के जो दूसरे राज्य हैं, खासतौर से महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो केरल की बात करें, वहां पर अभी भी केसेस बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि कोविड अभी गया नहीं है। तीसरी लहर की बात तो बहुत दूर की बात है कीर्ति जी, अभी हम दूसरी लहर से ही नहीं उबर पाए हैं। आज भी 1500 के आसपास लोगों की मौत हुई है। कोरोना से एक भी मौत हो जाए तो ये ठीक नहीं है, और 1500 लोगों को मर जाना तो तकलीफ देता है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को हर दिन आगाह करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे जितने भी बुलेटिन चलते हैं, हम उसमें कोविड के केसेस बताते हैं, उसमें तीसरी लहर को लेकर हम लोगों को आगाह करते हैं, सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर हम खासतौर से लोगों को जागरूक करते हैं। हम कहते हैं कि वैक्सीन से बचना नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि मैं यूपी चैनल से हूं, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूं। और कल 21 जून योग दिवस के दिन से ही एक बहुत बड़ा अभियान चलने जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ऐसे हम लोगों से यही अपील करते हैं कि तीसरी लहर से अगर बचना है, बच्चों को बचाना है, तो सुरक्षा कवच अपनाना होगा, वैक्सीन लगवानी होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को आगाह करते हैं, जागरूक करते हैं। कीर्ति बहन जी, माइक को चालू कर लीजिए। जी अमित, आपने बताया कि इस महामारी में तीसरी लहर जो है वो बच्चों के लिए आने वाली है। तो इस महामारी के दौरान ना केवल बड़े लोग बल्कि बच्चों के मन पर भी बहुत गहरा असर हुआ है। उनकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन आ गई, जो कि थोड़ा सा उनके लिए कठिन थी, और उनका सेहत का ध्यान है या कुछ इस प्रकार की जो बातें हैं, उनके लिए मीडिया ने क्या पहल आप लोग करने वाले हैं या कर रहे हैं?
हमने बीते 3 दिनों से एक सीरीज चलाई कीर्ति जी। हमने उस सीरीज का नाम दिया है महामारी में बालमन। बालमन के भीतर क्या चल रहा है ये तो हम लोग समझ भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे कह नहीं सकते, लिहाजा हम समझ नहीं सकते। तो तीसरी लहर को लेकर हम लोगों को आगाह तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को ये भी बता रहे हैं कि हमें बच्चों को समझना होगा। देखिए, बच्चों के लिए भी ये बिल्कुल नया था कोरोना। मतलब उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरीके से घर में उनको कैद हो जाना होगा। बीते 1-1.5 साल से बच्चे घर में कैद है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसे में बच्चों के मन में क्या चल रहा है वो समझना बहुत जरूरी है। हमने इस पर बाकायदा एक पूरी सीरीज चलाई 3 दिनों तक। हमने बच्चों के मन में चल रही बातों को समझा। तो बच्चों के मन में जो कुछ चल रहा है मैं आप सभी लोगों से साझा करना चाहूंगा, ताकि आपके माध्यम से और लोग भी जागरूक हो पाए और आप लोगों को समझा पाए कि बच्चों के मन को हमें कैसे समझना है। कीर्ति जी, बच्चों का कहना था कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे हैं। एक तो हम स्कूल नहीं जा पा रहे, हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहे हैं, घर से हम कंप्यूटर से पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में जब हम अपने पेरेंट्स से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उनको बताना चाहते हैं कि हमारे सामने पढ़ाई को लेकर क्या चुनौती आ रही है या हमारी दिनचर्या में जो बदलाव आया है उसको लेकर क्या चुनौती आई है, तो उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो कभी हमसे पॉलिटिकल बातें करने लगते हैं, कभी बताते हैं कि फलानी पार्टी में ये चल रहा है, दिमागी पार्टी में ये चल रहा है, या फिर कोरोना को लेकर कोई बातचीत करने लगते हैं। लेकिन बच्चे चाहते हैं कि उनसे हल्की फुल्की बातें की जाए, उनके मन को भी समझा जाए। जो दोस्तों से कह पाया करते थे, अपने टीचर से कह पाया करते थे, वो अपने पेरेंट्स से भी कह पाए। तो हमने बच्चों के मन को इस तरीके से समझा, और हमने जब प्रोग्राम किया तो हमने पेरेंट्स से अपील की कि आप बच्चों के साथ बैठिए और समझिए, क्योंकि उनके जैसे आपके लिए नया है, आप घर में कैद होकर बोर हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ऐसे तो बच्चे भी परेशान हो रहे हैं ना। तो हमें उनको कंसोल करना होगा, उनको समझाना होगा। इसके अलावा हमने बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे जो लगातार अभी लैपटॉप से चिपके रहते हैं, मोबाइल से चिपके रहते हैं, टीवी से चिपके रहते हैं, उसका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हमने डॉक्टर्स से भी बातचीत की। तो डॉक्टर्स की तरफ से जो जानकारी सामने आई, जो रिसर्च सामने आया, वो हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। कीर्ति जी, डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे एक तो मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहे हैं, दूसरा ये है कि उनका जो सोचने का दायरा है वो भी बहुत सीमित हो रहा है, क्योंकि ना वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ना वो अपने दोस्तों से मिल पा रहे हैं, ना वो कुछ नया सीख पा रहे हैं। वो एक 4 दीवारी के भीतर कैद हैं। ऐसे में हमें उनकी दिनचर्या को तय करना होगा। बच्चे जब सुबह से उठते हैं तो शाम तक का उनका पूरा कार्यक्रम उनको निर्धारित करना होगा। मतलब उनको ये एहसास नहीं कराना होगा कि वो घर में कैद हैं। उनको बिल्कुल उसी तरीके से हर दिन तैयार करना होगा स्कूल जाने के लिए, जैसे वो पहले जाया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो घर पर है तो बस आप उनको कुर्सी पर बिठा दीजिए और बोलिए कि आप कंप्यूटर के सामने बैठ जाइए, बस पढ़ाई करते रहिए दिन भर। नहीं, हमें उनको वैसे ही तैयार करना होगा जैसे स्कूल जाया करते थे। उनकी समय सारणी हमें वैसे ही बनानी पड़ेगी ताकि इसी तरीके से उनकी पढ़ाई लिखाई चलती रहे, और उनसे बातचीत करते रहना होगा। उनको कम से कम अगर पार्क में नहीं जा सकते तो घर के भीतर ही फिजिकल एक्टिविटीज जो भी हो सकती है वो करवाते रहना होगा। तो अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमने ये भी अभिभावकों को संदेश दिया। जी, बहुत सराहनीय पहल है आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा बच्चों के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एंकरिंग करते समय या ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय किसी अप्रिय स्थिति का भी सामना करना पड़ता है, तो ऐसे कोई एक अनुभव हमें साझा करें आप। बहुत दुखद है कीर्ति जी, जो अनुभव है बहुत पीड़ा देने वाला था। अभी हाल फिलहाल में आप सभी लोगों ने सुना होगा, आज तक के एक जाने माने एंकर रोहित सरदाना जी थे। जिस दिन उनका निधन हुआ हम सभी लोग अपने अपने स्टूडियो में थे, हम एंकरिंग कर रहे थे। अचानक से वो खबर आई, हम में से किसी को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम भी उसी पेशे में हैं और उसी तरीके से हर दिन हम पब्लिक के बीच आते हैं, अपने आप को मजबूत करके। हमारे भीतर अगर कोई परेशानियां चल भी रही होती हैं तो उसको हम कैमरे पर जाहिर नहीं करते हैं। उस दिन भी हमारे मन में पीड़ा थी, हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम कैसे बोलें, कैसे इस खबर को हम बताएं लोगों को। और बार बार मन में यही आ रहा था कि काश के झूठ हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई हमें मैसेज करके बता दे कि ये खबर जो चल रही है रोहित सरदाना जी के बारे में ठीक नहीं है। तो लेकिन वो नहीं हुआ। तो इस तरीके से एक ऐसा अनुभव रहा कि जो कि बहुत पीड़ादायक रहा। हमें कई बहुत दिन लग गए इससे उबरने में। हर दिन जब भी हम स्टूडियो में जाया करते थे हम खबर तो पढ़ते रहते थे, लेकिन मन में यही सारे ख्याल चलते रहते थे। इसके अलावा इसी दौरान मुझे एक व्यक्तिगत क्षति हुई। मेरे मामा जी वो भी कोरोना से संक्रमित हुए। हम उनके लिए इंतजाम करते रहे, हॉस्पिटल्स में बात करते रहे, कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से उनको हॉस्पिटल में एडमिशन मिल जाए, उनका ट्रीटमेंट हो जाए। इस दौरान हम एंकरिंग भी करते रहे, अपना काम भी करते रहे, ड्यूटी भी करते रहे, और जो घर में समस्याएं थी, चुनौतियां थी, उसका भी सामना करते रहे। लेकिन अफसोस कि हम बाबा जी की जान भी नहीं बचा पाए, तो वो भी एक मन में पीड़ा थी। ये 2 घटनाएं ऐसी हुई स्टूडियो में एंकरिंग करते हुए जो कि जिसने भीतर जब जोड़ दिया। हमें बहुत समय लगा उससे उबरने में। तो हम सभी लोग भी मानव ही है, ह्यूमन बीइंग है। बिल्कुल टीवी के सामने या फिर कैमरे के सामने बैठे हुए हम भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा टीवी के सामने बैठे हुए आप महसूस करते हैं। बस फर्क इतना है कि आप जाहिर कर देते हैं बैठे बैठे। अगर आपको पीड़ा होती है तो आप कह देते हैं कि इस खबर से हमें तकलीफ हुई, पीड़ा हुई, आपके आंसू निकल जाते हैं। हम नहीं निकालते, हम उसे संभाल लेते हैं।
जी अमित जी, आपने दोनों बातें बताई। जैसे कि रोहित जी थे, वो भी हमारे एक पूर्व छात्र थे, तो विद्या भारती पूर्व छात्र परिषद के लिए भी ये एक बहुत बड़ी क्षति थी। और आपने जो बताया कि आपके मामा जी भी इस दौरान खत्म हुए, एक्सपायर हुए, तो वास्तव में एक जब हमें पर्सनल पीड़ा पहुंचती है, उसको छुपा के रखना और लोगों तक खुशहाल दिखाते हुए अपनी खुशी जाहिर करते हुए कि हम परेशान अंदर से हैं, लेकिन हम परेशान नहीं दिखा पा रहे लोगों को कि हमें जो देश की सेवा करनी है, आपने वो किया, ये वास्तव में सराहनीय है। एक ऐसी ये आपने एक अप्रिय घटना बताई। साथ ही साथ कभी ऐसा भी होता है कि रिकॉर्डिंग के समय कभी एक अच्छे अनुभव भी होते हैं, तो हमें कृपया एक कोई अच्छा अनुभव भी बताइए जो आपको याद हो। कई बार ऐसा होता है कि जब हंसी भी आती है और ये लगता है कि अभी आज के दौर में भी लोगों के मन में इस तरीके से बातें चल रही होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हंसने की बात नहीं होती, लेकिन भीतर भीतर ऐसा लगता है कि ऐसा है क्या। अभी हाल फिलहाल में बाराबंकी से एक तस्वीर आई कीर्ति जी, वहां पर डॉक्टर्स पहुंचे गांव में वैक्सीन लगाने के लिए, तो गांव के जितने लोग थे वो घर से भागकर नदी में कूद गए और वो नदी से बाहर नहीं निकल रहे थे। वो कह रहे थे कि हम तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो हमें हंसी भी आ रही थी उस खबर को पढ़ते हुए, और साथ ही साथ हैरानी भी हो रही थी कि आज के दौर में जब टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से खुद प्रधानमंत्री बार बार आके लोगों से अपील कर रहे हैं, सीएम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उसके बावजूद लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बहुत हास्यास्पद था, लेकिन हमने उस खबर को प्रमुखता से दिखाया, बजाय उसको मजाक में लेने की हमने बहुत सीरियसली लिया कि लोगों को समझाना बहुत जरूरी होगा। हमने अपने रिपोर्टर को वहां पर भेजा, उन्होंने जाकर लोगों से बातचीत की और उनके मन में जो सवाल चल रहे थे वैक्सीन को लेकर, जो भ्रम था, जो भ्रांतियां थी, उसको हमने कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसको डॉक्टर्स तक पहुंचाया। उसके बाद वहां पर डीएम भी गए, एसडीएम भी गए, वहां के लोगों से बातचीत की, तो उसका समाधान निकला। तो एक ऐसी घटना थी जो अविस्मरणीय है, ये कभी भूलेगी नहीं कि मतलब किसी की सुरक्षा को लेकर वहां पर जब वैक्सीन लगाने के लिए डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ पहुंच रहे हैं, तो कोई कैसे भाग सकता है और नदी में कूद सकता है। ये थोड़ा हैरान करने वाली बात है। जी अमित जी, ऐसे हम बहुत सारे सीन्स हम टीवी पर देखते रहते हैं कि कोई कह रहा है कि यदि वैक्सीन लग जाएगी तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, और बहुत सारे अपने अपने तरीके से तर्क प्रस्तुत करते हैं लोग बात। तो इसी प्रकार वैक्सीन को लेकर बहुत सारी भ्रामक स्थितियां हमारे समाज में है। तो ये भ्रम और दुष्प्रचार लोगों के बीच में प्रेषित किए जा रहे हैं, लोगों के द्वारा फैलाए जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे अगर नहीं लगवानी है, तो मैं लोगों को ये नहीं कहूंगी कि आप वैक्सीन लगवाइए, मैं यही कहूंगी कि नहीं भाई वैक्सीन मत लगवाना, वैक्सीन लगवाने से बहुत नुकसान होता है। तो इन स्थितियों को, जो ये भ्रामक स्थितियां थी, इन भ्रामक स्थितियों को दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? इसको हमने घर से कैसे समझा, हम इसको आपको ऐसे बताते हैं कीर्ति जी। हमारे यहाँ जो हमारी मीट काम करती है, मैंने उनसे कहा कि आप वैक्सीन लगवा लीजिए, हम सभी लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरे घर के आसपास जो लोग रहते हैं, उन्होंने बोला कि वैक्सीन लगवाओगी तो मर जाओगी। तो मैंने उनसे कहा कि यहाँ घर में हम सबने वैक्सीन लगवा रखी है, माता जी ने वैक्सीन लगवाई है, हमने वैक्सीन लगवाई है, बहन जी ने वैक्सीन लगवाई है, हम लोग तो नहीं मर गए, हम तो जिंदा है। तो हमने इस समस्या को ऐसे समझा। फिर मैं ऑफिस गया, वहां पर जाकर मैंने अपने बॉसेस से डिस्कस किया। मैंने बोला कि अभी भी लोगों के मन में ये भ्रम है, लोग ये कह रहे हैं कि उनके आसपास बहुत सारे लोग बीमार हो गए या फिर उनकी मृत्यु हो गई, तो हमें इसके लिए बाकायदा एक अभियान चलाना होगा। तो फिर हमने डॉक्टर्स के पैनल को इकट्ठा किया, हमने एक बड़ा प्रोग्राम किया इसको लेकर, वैक्सीन को लेकर, कि वैक्सीन से घबराएं नहीं, वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र सुरक्षा कवच है जिसके माध्यम से वो अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो ऐसे तमाम लोग, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे तमाम लोग जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली थी, हमने उस कार्यक्रम में उनको भी शामिल किया। वो सभी लोग आए, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया, जिससे लोगों के मन में एक भ्रम था कि वैक्सीन लगवाते ही बुखार चढ़ जाता है। तो उन लोगों ने जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, उन्होंने आके लोगों को बताया कि बुखार चढ़ना मतलब ये अच्छे सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है कि वैक्सीन असर कर रही है। ये बात तो डॉक्टर भी कह रहे थे, लेकिन चूंकि डॉक्टर की बातों पर शायद लोगों के मन में आशंका थी, लेकिन ऐसे लोग जो कि हमारे आपके बीच के हैं, जब वो कैमरे के सामने आते हैं और अपना अनुभव बताते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद उनको कितना फायदा हुआ, तो उसके बाद लोगों में एक विश्वास जगता है। हमने एक दो केस ऐसे भी उठाए जिन्होंने, लोगों के मन में ये भी सवाल आया, लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, फिर उनको कोरोना क्यों हुआ। तो ऐसे लोगों को भी हमने कार्यक्रम में शामिल किया जिन्होंने बताया कि हाँ हमने वैक्सीन लगवाई थी लेकिन हमको कोरोना हुआ, लेकिन वैक्सीन लगवाने का फायदा क्या हुआ उन्होंने ये बताया। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा हमारे लंग्स संक्रमित हुए, लेकिन चूंकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी, जब वो संक्रमित हुए, उनका जब सीटी स्कैन करवाया गया तो पता चला कि वैक्सीन की वजह से उनके लंग्स बहुत हद तक बच गए, वो उतना प्रभावित नहीं हुए।
तो इस तरीके से हमने लोगों को बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीन लगवा लेंगे तो 100% गारंटी है कि आप कोरोना संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन हाँ इस बात की गारंटी है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो मन के भीतर जो भ्रम चल रहा है इसको दूर करिए। इसको लेकर भी हम लोगों ने लगातार कार्यक्रम चलाया और आज भी चला रहे हैं कीर्ति जी, क्योंकि अभी देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर वैक्सीन अभी नहीं पहुंच पाई है, लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। आज के आंकड़ों की बात करें तो 28 करोड़ के आसपास अभी लोगों को वैक्सीन लग पाई है, मतलब बहुत बड़ा नंबर अभी ऐसा है जिनको वैक्सीन नहीं लग पाई है। तो हमारी लड़ाई अभी रुकी नहीं है, हमारा संघर्ष रुका नहीं है। हमें पता है कि बहुत लंबे समय तक हमें लोगों को बताना होगा, जागरूक करना होगा, वैक्सीन के फायदे बताने होंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा पाए। तो इस दिशा में अभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। अमित जी, आपने बहुत सारे प्रयास बताए कि मीडिया बहुत सारे तथ्यों को लेकर उन पर काम कर रही है। आप एक पूर्व छात्र हैं और बाकी सभी पूर्व छात्र भी समाज में अपना सहयोग देना चाहते हैं, तो आप इस पूर्व छात्र के रूप में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने समाज में सेवाएं कैसे दें? क्योंकि हमारे मन में तो होता है कि हम काम करें, लेकिन वो समझ नहीं आता है कि काम कैसे करना है, क्या करना है। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कीर्ति जी। हालांकि इस दूसरी लहर में बहुत सारे पूर्व छात्र जो हैं उनकी तरफ से बहुत सारे प्रयास किए भी गए। मैं से बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं जिन लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, उसके माध्यम से लोगों तक सही जानकारियां पहुंचाई। जिनको जिस बात की जरूरत थी, किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए था उनको वो उपलब्ध करवाया, किसी को इंजेक्शन चाहिए था उनको वो उपलब्ध करवाया, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा था वो भी उनको उपलब्ध करवाया। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी भी चूंकि खतरा आगे भी है, तीसरी लहर भी आनी है, तो अभी जैसा कि राहुल जी ने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि 5 लाख छात्र हमारे साथ आज की डेट में जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि ये जो 5 लाख की हमारी ताकत है ना, इसको तीसरी लहर में या फिर आगे आने वाले खतरे को लेकर हम कैसे अपनी तैयारियां करें, उसके लिए हमें आज से सोचना होगा। 5 लाख एक बहुत बड़ा नंबर होता है राहुल जी और कीर्ति जी। 5 लाख लोगों के माध्यम से हम 50 लाख लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो हमें इसके लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाने होंगे और उस ग्रुप के माध्यम से हमें न सिर्फ लोगों को जागरूक करना होगा, बल्कि तीसरी लहर में अगर लोगों को फिर से ऐसी जरूरत पड़ती है, भगवान न करे कि ऐसी जरूरत पड़े जैसे इस बार ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लोग भटके हैं, हॉस्पिटल बेड को लेकर लोग भटके हैं, लेकिन अगर ऐसी नौबत आए, ऐसी सिचुएशन आए, तो उसके लिए हम पूर्व छात्र बहुत मदद कर सकते हैं। इसके लिए हमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाना होगा, हमें बाकी जितने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इन सब पे भी ग्रुप बनाकर वहां पर सही जानकारियां देनी होगी। लोगों को बताना होगा कि पैनिक होने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लखनऊ में रहते हैं या फिर आप कानपुर में रहते हैं, आप इलाहाबाद में रहते हैं, तो आपके शहर में इतने हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर इतने हॉस्पिटल्स कोविड के लिए बनाए गए हैं, सरकार की तरफ से इतने हॉस्पिटल अस्थायी हॉस्पिटल्स बनाए गए, जहां पर आप जाएंगे तो आपको इलाज मिल पाएगा। तो हमें तीसरी लहर को लेकर पूर्व छात्रों की इस तरीके से तैयारी करनी होगी कि हमें वॉलंटियर्स की पूरी टीम तैयार करनी होगी जो कि लोगों को मदद भी कर पाए और लोगों को जागरूक भी करें। जैसे कि मैं आपको बताऊं अभी क्या हो रहा है कि शहरों में तो फिर भी लोग वैक्सीन को लेकर जागरूक हो जा रहे हैं या फिर अभी मास्क को लेकर जागरूक हो जा रहे हैं, लेकिन गांव में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारे बहुत सारे पूर्व छात्र ग्रामीण अंचल से ताल्लुक रखते हैं या वहां पर अभी भी रह रहे हैं उस परिवेश में, तो ऐसे में हम चाहेंगे कि वहां पर उन गाँव में वो छोटे छोटे ग्रुप बनाकर लोगों को जागरूक करें और उन लोगों को प्रेरित करें कि आप भी दूसरे लोगों को जागरूक करिए। इस माध्यम से हम योगदान दे सकते हैं इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी। और अभी आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही 1 लाख वॉलंटियर्स तैयार करने की बात कही है ताकि अगर भविष्य में इस तरीके का कोई खतरा हिंदुस्तान के सामने आए, देशवासियों के सामने आए, तो हमारे पास एक पूरी फौज हो ऐसे लोगों की जो कि लोगों की मदद कर पाए और लोगों को जागरूक कर पाए। तो मुझे लगता है कि हम पूर्व छात्र भी इसमें बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं इस तरीके से। जी अमित जी, धन्यवाद। आपने अपने अनुभवों से और जो मीडिया के प्रयास हैं उन सभी के जो हमारे प्रश्न थे उन सभी को जिज्ञासा हमारे मन में थी, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी जिनको आपने शांत किया है और आशा है कि हम सभी इनसे लाभान्वित होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कीर्ति बहन जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट, मैं पहले सबसे प्रथम अमित जी शायद चले गए हैं, अमित जी नहीं हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम में सबने हमारा इस कार्यक्रम को सुना, फेसबुक पे लाइव भी सुना गया ये कार्यक्रम और अभी
क्योंकि ये कार्यक्रम यूट्यूब पे भी जाएगा। अभी फेसबुक लाइव चल रहा है इस समय। सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, तथा क्योंकि अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और ये एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिससे आम जनता को सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, किस तरीके से मीडिया कार्य करा है और मीडिया ने किस तरह से सामाजिक विषय पर रोल अदा किया है, सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को पता भी चली। मैं हमारे कोषाध्यक्ष श्री दीपक अग्रवाल जी, सीए दीपक अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वह कल्याण मंत्र कराकर इस व्याख्यान माला का समापन करवाएं, फिर जिससे कि हम लोग उसको लाइव को खत्म करें। श्री सीए दीपक अग्रवाल जी। पहली पंक्ति मैं पढ़ूंगा, बाद में सभी। जी भाई साहब, जी भाई साहब। ओम सर्वे भवन्तु सुखना, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अमित जी ने ज्वाइन कर लिया है। अमित जी ने ज्वाइन कर दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ अमित जी, मैं तो वैसे तो बैठक समाप्त हो गई है। मैं पहले फेसबुक पे लाइव जो है उसको मैं बंद कर दूं।